हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चरक संहिता रसायन पाद तृतीय अध्याय का। हमारे जो पहले जो चल रहा था वो भी चरक संहिता तृतीय अध्याय चल रहा था, उसी को हम आज आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और वही पैटर्न हम अडॉप्ट करेंगे कि लास्ट में हम आपको जो महत्वपूर्ण है वो इस रसायन पाद में से, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्या क्या निकल के आ सकते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो चलिए पहले हम एक बार देखते हैं जो मूल संहिता है उसके उदाहरण। तो इंद्र रसायन के बाद जो अगला श्लोक आता है वो आता है मेद्य रसायन का। तो आचार्य ने अगला जो बताया है वो बताया है मेद्य रसायन। मेद्य रसायन में मुख्य रूप से चार रसायन आचार्य ने बताए हैं। पहला आचार्य ने बताया है मंडूक पर्ण्या स्वरस है। मंडूक पर्ण्या स्वरस है, तो एक तो हो गया मंडूक पर्णी स्वरस। दूसरा क्षीरेण यदि क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, तो दूसरा हो गया दूध के साथ यष्टि मधु का चूर्ण। तीसरा हो गया रसो गुडुचास्तु, तो तीसरा हो गया गुडुचि का स्वरस। और चौथा हो गया सैमूल पुष्पः कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्यः, यानी शंख पुष्पी का जो कल्क है वो हो गया मूल और फल के साथ में। तो ये चार आचार्य ने मेद्य रसायन यहाँ जिक्र किए हैं। अगला जो इसके जो फल बताए हैं आचार्य ने वहाँ उसमें जो महत्वपूर्ण हैं, आयु आयु और रोग को दूर करने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, बल है, अग्नि है, वर्ण है, स्वर वर्धनानी, मेध्य, ये जो रसायन बताए हैं ये इनके गुण हैं। इनमें भी आचार्य ने कहा है विशेषेण च शंख पुष्पी मेध्या विशेषेण च शंख पुष्पी, यानी कि शंख पुष्पी जो है वो विशेष रूप से विशेष प्रकार से मेधा को बढ़ाने वाली होती है। तो चार रसायन बताए हैं मेध्य रसायन, और उनमें भी महत्वपूर्ण स्थान आचार्य ने दिया है शंख पुष्पी को। चलिए अगला चलते हैं अगले श्लोक में। अगला है पिपली रसायनम। अगला जो आचार्य ने बताया है वो बताया है पिपली रसायन। तो पिपली रसायन में आचार्य ने क्या कहा है, पंचाष्टौ सप्त दस व पिपलीर मधु सर्पिषा। इसमें कुछ आचार्य जो हैं वो इसको पंचषट भी मानते हैं, लेकिन जो मूल पाठ जो बताते हैं वो पंचाष्टौ है। तो पंचाष्टौ सप्त दस व पिपलीर मधु सर्पिषा, यानी आप कितनी मात्रा में पिपली लें, 5 ले लेते हैं या 8 ले लें या 7 ले लें या 10 ले लें, और उन पिपली को किसके साथ सेवन करना है, उस पिपली को मधु सर्पिषा यानी कि मधु और घी के साथ आपको उनका सेवन करना है। अगर आप रसायन गुणान्वेषी हैं, अगर आप रसायन के गुणों को चाहते हैं, तो पहली चीज़ आचार्य ने बताई कि आपको क्या प्रयोग करना है, पिपली का प्रयोग करना है। दूसरा मधु और सर्पी के साथ प्रयोग करना है। और तीसरी चीज़ आचार्य ने पिपली की मात्राएं बताई हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। दूसरा आचार्य ने बताया है त्रिस्र है, त्रिस्रस्तु पूर्वाह्ने भुक्त्वाग्रे भोजनस्य च। 3 पिपली की मात्रा आचार्य ने बताई है। 3 पिपली का प्रयोग करना है। कब कब करना है, 3 पिपली आपको प्रातःकाल लेनी है, 3 पिपली आपको भोजन से पहले लेनी है, और 3 पिपली आपको भोजन करने के बाद लेनी है। तो इन पिपली को कैसे लेना है, सबसे पहली चीज़ किंसुक क्षार भाविता, यानी कि आपको किंसुक क्षार यानी पलास क्षार में आपको इसको भावित करना है। और उसके पश्चात आपको घृत भर्जिता यानी कि घी के अंदर आपको इसके भून लेना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि आपको मात्रा कितनी लेनी है, 3 पिपली की मात्रा लेनी है, उसको किंसुक क्षार से भावित करना है घृत के अंदर, फिर उसके बाद उसको भूनना है, और उसके बाद प्रयोज्या मधु सम्मिश्रा, उसके बाद आपको उसको मधु के साथ संयोग करके, यानी कि घी में तो आपने उसको भून ही लिया, तो मधु के साथ आपको उसका मधु मिला करके आपको रसायन के गुण पाने के लिए आपको उसका उपयोग करना है। तो ये किस काम आता है, ये क्या क्या इसके फल रहेंगे, ये किन पे विजय प्राप्त करेगा, काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, गलामयान यानी कि गले के जो रोग हैं, आर्ष, ग्रहणी दोष, पांडु, विषम ज्वर, और उसके वैश्वर्य, पीनस, शोफ, गुल्म और वात बलासक। तो ये जो व्याधियां हैं, इन व्याधियों के अंदर इनका जो प्रयोग है वो उत्तम आचार्य ने बताया है। तो ये हमारा हो गया पिपली रसायन। अगला जो आता है वो आता है पिपली वर्धमान रसायनम, और कुछ इसको वर्धमान पिपली रसायन भी कहते हैं।
तो पिपली वर्धमान रसायन में आचार्य ने क्या बताया है, क्रमवर्धया दशा हानि 10 पिपलिकम दिनम, यानी 10 पिपली लेनी है आपको और 10 पिपली लेकर के क्रम से इनको बढ़ाना है 10 दिन तक। तो 10 दिन हो गए, 10 पिपली से स्टार्ट करना है और 10 ही पिपली रोज बढ़ानी है। और दशा हानि यानी कि 10 ही फिर आपको उसके अंदर रिड्यूस करते हुए जाना है, 10 ही आपको उसके अंदर कम करते जाना है। और इसको आपको जब आप ले रहे हैं किसके साथ आपको लेना है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, पैसा यानी दूध के साथ इस पिपली का आपको सेवन करना है। तो पिपली दूध, तो दूध भी वैसे ही बढ़ता जाएगा जैसे पिपली बढ़ती जाएगी और दूध वैसे ही घटता जाएगा जैसे पिपली घटती जाएगी। तो दूध के साथ आपको इसका सेवन करना है। और अगली जो चीज़ आचार्य ने बताई है वो है कि जब ये जीर्ण हो जाए, जब ये अच्छी तरह से पच जाए, तो उसके बाद में आपको षष्टिकम क्षीर सर्पिसा यानी कि 60 जो चावल है, 60 चावल को क्षीर और सर्पी यानी कि दूध और घृत के साथ आपको 60 चावल का पचने के बाद सेवन करना है। और इस तरीके से कितनी पिपली आपको रसायन के लिए सेवन करनी है, पिपली नाम सहस्रस्य प्रयोगो अयम रसायनम, यानी कि रसायन के लिए आपको 1000 पिपली की मात्रा का सेवन करना है। और अगली जो लाइन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पिष्टास्ता बलि भी सेव्या, यानी कि जो बलवान पुरुष हैं, बलवान पुरुष इस पिपली का सेवन किस रूप में कर सकते हैं, इसका कल्क बना के, इसकी पिष्टी बना करके इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरे, श्रुता मध्य बलैर नरः, यानी कि जो मध्य बल वाले जो पुरुष हैं उनको श्रुत के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। और चूर्णी कृत्वा ह्रस्व बलेरियोज्या दोषाम्यान प्रति, यानी कि जो ह्रस्व बल के हैं उनको चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। और चौथी एक आचार्य ने और चीज़ बताई है, दोष और रोग के ध्यान में रख करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप बलवान पुरुष हैं तो पिष्टी के रूप में, अगर आप मध्य बल वाले हैं तो श्रुत के रूप में, और अगर आप ह्रस्व बल वाले हैं तो चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करें, या फिर दोष और रोग के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी आचार्य ने जो चीज़ बताई है वो बताई है 10 पिपली का है श्रेष्ठ हो। 10 पिपली की मात्रा में अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, यानी कि 10 से शुरू किया और 10 ही बढ़ाते गए, तो ये क्या है, ये श्रेष्ठ है। इसको आचार्य ने क्या बताया है, श्रेष्ठ। और मध्यम किसे बताया है, मध्यम में है षट प्रकृतित है, यानी कि मध्य जो है वो 6 पिपली का सेवन मध्य हो गया। और उसके बाद प्रयोगो स्त्री प्रियंत है से कन्यान से च अबले, यानी कि जो अबल हैं, जो हीन हैं, हीन बल वाले हैं, उनको 3 पिपली का प्रयोग आचार्य ने बताया है। तो 10, 6 और 3, श्रेष्ठ, मध्य और हीन, इसके हिसाब से आचार्य ने यहाँ पे इनकी गणना या मात्रा बता दी। अब ये इसका जो लाभ है वो है भृंगण है, स्वर्य है, आयुष्य है, प्लीहा उदर विनाशनम है, वयस्थापनम है, मेद्य है। तो ये सारे गुण पिपली रसायन से, वर्धमान पिपली रसायन से हमें मिलते हैं। तो पिपली रसायन और वर्धमान पिपली रसायन में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ वो आपको पता लग गया होगा। और ये जो योग बताया है आचार्य ने, ये इस योग को कहा है वर्धमान पिपली या पिपली वर्धमान रसायन। अगला जो श्लोक आता है वो आता है त्रिफला रसायन के बारे में। तो आचार्य ने अगला जो बताया है वो बताया है त्रिफला रसायन। तो त्रिफला रसायन में आचार्य ने क्या बताया है, जरणांते अभ्याम एकाम, यानी कि जब आपको खाया हुआ पच जाए, जीर्ण हो जाए, उसके बाद में आपको एक अभ्या लेनी है, एक अभ्या का सेवन करना है। प्राग भुक्ताद द्वे विभीत की, और खाने से पहले आपको क्या करना है, 2 विभीतक लेनी है। और भुक्त्वा तु मधु सर्पिभ्याम चत्वार्याम्लकानि च, और जब खाने के बाद में आपको 4 आम्ल की लेनी है, 4 आम्ल की लेनी है। और इनका सेवन किसके साथ करना है, मधु और सर्पी के साथ। तो इनका सेवन जो है वो मधु और सर्पी के साथ करना है। एक आपको अभ्या लेनी है, खाना जब खाना पच जाए उसके बाद में, खाना खाने से पहले आपको 2 विभीत की लेनी है, और खाना खाने के बाद आपको 4 आम्ल की लेनी है। तो ये लेनी है, और सेवन किसके साथ करना है, मधु और सर्पी के साथ। और इसका आचार्य ने यही बताया है कि अगर आप इस त्रिफला रसायन का अगर सम्यक प्रयोग करते हैं तो जीवेत वर्ष शतम
पूर्णम अजरो अव्याधिरेव च, यानी कि ना आपको जरा आएगी ना आपको व्याधि आएगी, और आप पूरा 100 साल इसको अगर सम्यक रूप से आपने इसको त्रिफला रसायन को ले लिया तो आप ये इसके फल हैं। दूसरा आचार्य ने जो अगला बताया है वो भी त्रिफला रसायन बताया है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं द्वितीय त्रिफला रसायन। तो द्वितीय त्रिफला रसायन में क्या है, त्रिफ्लेन अयसीम, यानी कि त्रिफला और अयस, अयस का मतलब सिंपली लोह से हो गया। तो अयस पात्र में त्रिफला का क्या मिलाना है, आपको कल्क मिलाना है। कल्क जो ले लिया और उसको आलेपिए, यानी कि उस कल्क का आपको अयस पात्र में आलेपन कर देना है, यानी कि लेप कर देना है उस अयस पात्र के अंदर त्रिफला का। तो त्रिफला का किस चीज़ का, त्रिफला कल्क का, यानी कि त्रिफला का आपने कल्क बना लिया, और कल्क बनाने के बाद में अयस पात्र है, लोह पात्र है, उस पात्र के अंदर आपने उसको लेप कर दिया। और उसके बाद तम अहोरात्रिकम लेपम, उस लेप को आपको अहोरात्रि यानी कि पूरा एक रात और एक दिन आपको उसके अंदर पड़ा रहने देना है उस लेप को। उसके बाद उसको पीना है। कैसे पीना है, क्षोद्र उदकाल उदकापलुप्तम, यानी कि क्षोद्र और उदक, मधु और जल दोनों के अंदर आपको उसको घोल करके, आपको उसको मिला करके उसके बाद उसको पीना है। ये द्वितीय रसायन आचार्य ने बताया है। और उसके बाद प्रभुत स्नेहम अशनम, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो खाना जो है उस खाने के अंदर आपको क्या लेना है, प्रभुत मात्रा में स्नेह लेना है। और जीर्णे तत्र प्रशस्यते, यानी कि जब वो जीर्ण हो जाए उसके बाद आपको उस खाने का सेवन करना है, भोजन का सेवन करना है। और स्नेह सेवन में प्रभुत मात्रा में स्नेह भी होना चाहिए। अजरो अरुके समाभ्यास जीवन चेव समाशतम, यानी कि जो इस रसायन का अगर कोई सेवन कर लेता है तो वही चीज़ हो गई कि उसको जरा नहीं होगी, उसको कोई दुख नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी, और वो पूरा 100 साल तक, 100 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। अगला जो रसायन है आचार्य ने, अगला भी त्रिफला रसायन परम बताया है, त्रिफला रसायन ही है। तो त्रिफला रसायन इसको हम कह सकते हैं कि ये तीसरी बार आचार्य ने त्रिफला तीसरे रूप में बताया है। इसमें क्या बताया है, मधुकेन, मधुकेन का मतलब मधुक मुलेठी, तुगाक्षीरी, तुगाक्षीरी हो गया वंशलोचन, ये हमने आपको पहले भी बताया था। पिपल्या, पिपली, क्षोद्र यानी कि मधु, और सर्पिसा यानी कि घृत, और उसके बाद सीतिया, सीता यानी कि मिश्री। तो इनके साथ आपको किसका सेवन करना है, इनके साथ आपको त्रिफला का सेवन करना है। और ये भी आचार्य ने सिद्ध रसायन बताया है, इसे भी आचार्य ने कहा है कि ये भी रसायन का काम करेगा। तो इसमें क्या क्या आ गया, मुलेठी आ गई, तुगाक्षीरी आ गई, पिपली आ गई, क्षोद्र आ गया, सर्पी आ गई, और सीता आ गई। त्रिफला के साथ में ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई। अगला जो आचार्य ने बताया है वो बताया है फिर त्रिफला रसायन परम, यानी कि एक और रसायन बताया है आचार्य ने, जो चतुर्थ हो गया। 3 हमारे पास आ गए, ये चौथा है। इसमें आचार्य ने कहा है सर्वलोहे सुवर्णेन वचिया मधु सर्पिसा, सर्वलोह यानी कि सभी प्रकार के जो लोह धातु हैं उनको लेना है। इसमें कुछ जो है वो सिर्फ 5 धातुओं के बारे में बात करते हैं। आचार्य गंगाधर ने 5 धातुओं के लिए उल्लेख किया है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसी के मूल पाठ पे जाएंगे कि सभी धातुओं की भस्म हो गई, सुवर्ण की भस्म हो गई, वचा हो गई, मधु हो गई, और सर्पी हो गई। उसके बाद विडंग हो गई और पिपली हो गई, और फिर हो गया लवण, लवण से सिंपल तात्पर्य सेंधा नमक। तो इनके साथ आपको त्रिफला का सेवन करना है। और संवत्सर प्रयोगेण, यानी कि इसका अगर 1 साल तक आपको इसका प्रयोग करना है। और फिर हमारी वही फेवरेट लाइन यहाँ भी आ गई, मेधा स्मृति बल प्रदा। तो ये क्या काम करेगा, ये मेधा को बढ़ाने वाला, स्मृति को बढ़ाने वाला, और बल को बढ़ाने वाला होता है। ये आपका जो है वो चतुर्थ त्रिफला रसायन आ गया। अब हमारा शिलाजतु है, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके जो विशेष नोट्स हैं वो देख लेते हैं इन सभी के, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम शिलाजतु के वर्णन करेंगे। तो यहाँ हमें देखने को कुछ 2 योग हमने बहुत महत्वपूर्ण देखे हैं। एक मेद्य रसायन का हमने देखा, एक हमने पिपली रसायन के लिए देखा, पिपली रसायन के लिए स्पेशली हमने पिपली रसायन और वर्धमान पिपली रसायन का देखा, और कुछ हमने 4 योग देखे त्रिफला रसायन के लिए। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेद्य रसायन की। तो आचार्य ने सबसे पहली चीज हमें मेद्य रसायन में क्या याद होनी चाहिए, मेद्य रसायन का वर्णन आचार्य ने कहाँ किया है। तो मेद्य रसायन का ऑफ कोर्स रसायन पाद में किया है, लेकिन रसायन पाद में किस में किया है, तृतीय रसायन पाद में किया है।
तीसरे पाद में मेद्य रसायन का वर्णन स्पेशली आचार्य ने किया है। ये आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चीज है जो याद रखनी चाहिए। दूसरी याद रखने लायक क्या चीज है जो महत्वपूर्ण है कि इसमें आचार्य ने कितने मेद्य रसायनों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे 4 मेद्य रसायन आचार्य ने बताए हैं। अब 4 कौन कौन से बताए हैं ये भी हमें विशेष रूप से याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मेद्य रसायन बताया आचार्य ने वो बताया है मंडूक पर्णी स्वरस। तो इनके आप नोट्स बना लें, क्योंकि जितना नोट्स बनाएंगे आप और नोट्स पे कंक्लूड करेंगे वही आपको महत्वपूर्ण रहेगा। और सिर्फ मंडूक पर्णी कह करके मत छोड़ दें, आगे कौन सी चीज काम में लेनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको लिखना चाहिए कि इसमें स्वरस काम में लेंगे। तो मंडूक पर्णी का जो स्वरस है वो आपका पहला मेद्य रसायन है। और दूसरा क्षीरेण यष्टि मधुक चूर्णम, क्षीरेण यानी कि दूध के साथ। तो दूसरा है क्षीरेण यष्टि मधुक चूर्ण। तो दूसरा क्या है, यष्टि मधु का चूर्ण है, किसके साथ, दूध के साथ। तो यष्टि मधु का चूर्ण लिया है और मंडूक पर्णी का क्या लिया है आचार्य ने, स्वरस लिया है। और तीसरा जो आचार्य ने महत्वपूर्ण जो बताया है वो रसो गुडुचास्तु, यानी कि तीसरा क्या है, गुडुची का रस, गुडुची स्वरस, रस से मतलब हम स्वरस से ही लेते हैं। तो तीसरा जो हो गया वो हो गया गुडुची स्वरस। और जो अंतिम रसायन आचार्य ने बताया है, जो अंतिम मेद्य रसायन, चौथा जो मेद्य रसायन बताया है आचार्य ने, वो बताया है सैमूल पुष्पया कल्कः शंख पुष्पया, यानी कि शंख पुष्पी का सैमूल कल्क। शंख पुष्पी चौथा जो रसायन बताया आचार्य ने वो बताया है शंख पुष्पी का सैमूल। सैमूल का मतलब आप मूल और फल दोनों से लेंगे, सैमूल यानी कि मूल और फल। तो इसका क्या बताया आचार्य ने, इसका बताया कल्क। ये देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको ध्यान में रखने लायक, पहली मैंने बताई थी मेद्य रसायन का वर्णन कहाँ किया आचार्य ने, मेद्य रसायन का वर्णन रसायन पाद के अंदर तृतीय रसायन पाद में किया है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कितने मेद्य रसायन आचार्य ने बताए हैं, 4 मेद्य रसायन बताए हैं। तीसरी चीज, जो मेद्य रसायन 4 बताए हैं 1 2 3 4, ये आपको याद होनी चाहिए। और इनके अंदर भी महत्वपूर्ण क्या हो गया, मंडूक पर्णी का क्या काम में लिया आचार्य ने, स्वरस काम में लिया है। यष्टि मधु का 2 चीजें हो गई, यष्टि मधु का चूर्ण काम में लिया है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज इसको दूध से लेना है, क्षीरेण। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज गुडुची का क्या लिया, गुडुची स्वरस काम में लिया। तो स्वरस जो है वो गुडुची का हो गया और स्वरस मंडूक पर्णी का हो गया, 2 हमारे पास स्वरस आ गए। तीसरी चीज शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली, इसको कौन सा प्रयोज्यांग क्या है, मूल और फल दोनों प्रयोज्यांग हैं इसके, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका क्या बनाना है, हमें कल्क बनाना है और कल्क का प्रयोग करना है। और तीसरी जो आचार्य ने पूरे रसायन के मेद्य रसायन का वर्णन करने के बाद में कही है कि उसमें भी विशेष रूप से आपको कौन सा रसायन मेद्य है, विशेष रूप से शंख पुष्पी महत्वपूर्ण है। तो शंख पुष्पी को हमने कहा ये विशिष्ट रसायन हो गया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण वेद्य रसायन आचार्य ने शंख पुष्पी को माना है। तो ये 4 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं जो इस रसायन के तौर पे नोट्स में आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। ये हो गया मेद्य रसायन। मेद्य रसायन के बाद में जो दूसरा रसायन आचार्य ने वर्णन किया है, इसके बाद जो हमने जो श्लोक देखा वो देखा हमने पिपली रसायन के बारे में। तो पिपली रसायन में जो आचार्य ने जो महत्वपूर्ण चीजें कही हैं वो एक बार हम लोग आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पिपली को आचार्य ने 2 तरीके से कहा है। आपने जब हमने पिपली का जो श्लोक पढ़ा था तो उसमें आचार्य ने जो वर्णन किया था मुख्य रूप से, एक उन्होंने कहा था कि 5 8 7 या 10 की मात्रा में पिपली का आपको सेवन करना है। तो पहली चीज पिपली रसायन, यहां पे आप नोट्स में डालें पिपली रसायन, पिपली रसायन, करेक्ट। अब पिपली रसायन में आचार्य ने 2 विधियां बताई थी, ये महत्वपूर्ण है, आपके पास होनी चाहिए रिटर्न में। और दूसरी चीज, पहली जो प्रक्रिया बताई थी आचार्य ने उसमें उन्होंने कहा था 5 8 7 या 10। तो इनकी जो मात्रा आचार्य ने बताई है वो बताई है 5 7 8 या 10। और दूसरी चीज, इसको जो लेना किसके साथ है, मधु और घृत के साथ। इसका जो सेवन है वो सेवन किसके साथ करना है, तो ये चीज आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, मधु प्लस घृत के साथ, मधु सर्पी। तो मधु और घृत के साथ इसका सेवन करना है। ये आचार्य ने
एक विधि बताई थी। दूसरी विधि का भी आचार्य ने वर्णन किया था। दूसरी विधि, ये पहली विधि हो गई और ये दूसरी विधि हो गई। तो दूसरी विधि में आचार्य ने कहा था कि तीन तीन पिपली का सेवन करना है, तीन तीन आपको पिपली लेनी है, तीन पिपली। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हो गया, इसमें तीन पिपली हो गई। और तीन पिपली कब लेनी है आपको, तीन टाइम लेनी है, तीन पिपली तीन टाइम। तीन टाइम कौन सी, पहला जब खाना पूरा आपने खाना है, वो भोजन जीर्ण होने के पश्चात, यानी कि भोजन का जब पाचन हो जाए प्रॉपर, भोजन जीर्ण होने पर, तो पहली आपको लेनी है भोजन जीर्ण होने पर। दूसरी जो तीन पिपली आपको लेनी है, वो एक लेनी है आपको भोजन से बिल्कुल पहले लेनी है, और दूसरी आपको लेनी है वो भोजन से पश्चात लेनी है। तो भोजन पूर्व, भोजन पूर्व और भोजन के पश्चात, ठीक है। यानी कि टोटल आपकी कितनी पिपली हो गई, 9 पिपली हो गई। तो टोटल संख्या आपकी पिपली रसायन में एक दिन में कितनी पिपली हुई, 9 पिपली हुई, जिसमें से तीन आपने भोजन जीर्ण हो गया उस टाइम ले ली। फिर उसके बाद में जो बाकी तीन बची, वो तीन आपने कब ली, खाना खाने से बिल्कुल पहले एक तीन ले ली, और फिर जो तीसरी है वो आपने कब ले ली, आपने खाना खाने के पश्चात ले ली। लो, इसमें जो विशेष महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है, एक तो इनकी क्वांटिटी कितनी है, तीन है, और कब कब लेनी है, काल इनके, वो आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज, आपको पिपली को किस तरीके से यूज करना है, उसका आचार्य ने उसी श्लोक में निर्देश किया है कि पिपली को आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको पिपली को किंसुक क्षार की भावना देनी है। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण हुआ, ये ले लिया आपने, ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, किंसुक क्षार की भावना देनी है। किंसुक यानी कि पलास, किंसुक क्षार। और किंसुक क्षार की जब आप भावना देंगे, तो भावना का आचार्य ने वर्णन नहीं किया कि कितनी भावना देनी है, तो इसलिए सामान्य सिद्धांत के अनुसार हम कितनी भावना लेते हैं, 7। तो 7 भावना हम किसकी देंगे, किंसुक क्षार की देंगे, पलाश के क्षार की देंगे। और जब 7 भावना हमने दे दी, उसके बाद में हमें इसमें क्या करना है, उसके बाद में हमें इसको गाय के घी के अंदर भूनना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो भावना के बाद क्या हो गया, गोघृत में भर्जित करना है इसको, गोघृत में भूनना है, भर्जित, इसका भर्जन करना है गोघृत में। और गोघृत भर्जित करने के बाद में, यानी कि हमने पिपली ली, पिपली को पलाश के क्षार की भावनाएं दी, कितनी भावना दी, सामान्य सिद्धांत 7 भावनाएं दी। उसके बाद में हमने गोघृत के अंदर इसको भून लिया, और गोघृत भूनने के बाद में फिर हमें इसको जो सेवन करना है, वो किसके साथ सेवन करना है, इसे मधु के साथ में सेवन करना है। तो इसको उसके बाद क्या आ गया, मधु। कुछ बुक में आपको मधु और घृत दोनों दिए हुए होंगे रेफरेंस में, लेकिन क्योंकि घृत तो यहाँ आ ही गया, आपने गोघृत में इसको भून लिया है अच्छी तरह से, तो घृत इसमें अच्छी तरह से मिल गया है, आपको मधु मिलाना है। और आचार्य ने भी मेरे हिसाब से यही निर्देश किया है कि मधु इसके साथ में मिला करके फिर आपको इसका सेवन करना है। तो इसमें सेवन के बाद इसके जो लाभ आचार्य ने बताए थे कि कौन कौन सी व्याधियों में, किन किन स्थितियों में इसके इसके जो लाभ होते हैं वो होते हैं, उसमें आचार्य ने मुख्य रूप से आपको वर्णन किया था, काश का किया था, क्षय का किया था, शोष रोग का आपको किया था, श्वास का किया था, हिक्का का किया था, गुल्म रोग का, ये जो गले से संबंधित रोग हैं उनका आचार्य ने वर्णन किया था, अर्श का किया था, गृहिणी का किया था, गृहिणी के अंदर भी ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद में आचार्य ने इसमें विषम ज्वर एक विशेष रूप से माना है, वैश्वर्य भी आचार्य ने कहा है जिसमें स्वर की विकृता होती है, पीनस उसमें जो रोग था उसके अंदर भी बताया था आचार्य ने, शौफ में भी बताया था, गुल में भी बताया था, और महत्वपूर्ण जो एक जो निकल के आता था वो आता था वात बलासक ज्वर। तो वात बलासक ज्वर और विषम ज्वर, इन दोनों के अंदर, तो ये आप विशेष रूप से इनके अंदर नोट करें। एक तो था वात बलासक ज्वर, वात, इसी से लिख देते हैं हम, वात बलासक ज्वर, और एक था विषम ज्वर, वात बलासक ज्वर और विषम ज्वर। तो अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद होनी चाहिए, वो क्या क्या निकल के आई कि पिपली रसायन में आचार्य ने प्रयोग के तरीके कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। पहली चीज, आपको
कितने तरीके बताए हैं? 2 तरीके बताए हैं। दूसरी चीज आपको हर श्लोक के हर योग के साथ ये याद होना चाहिए कि इस योग का वर्णन आचार्य ने कहाँ किया है। तो पिपली रसायन का वर्णन कहाँ किया है? वही रसायन के तृतीय पाद में वर्णन किया है। दूसरी चीज जो 2 तरीके बताए हैं उसमें आचार्य ने पहला बताया है 5 8, इसके लिए हमने कहा था अष्टौ पंचाष्टौ एक शब्द लिखा हुआ है। वो पंचाष्टौ को कई कई लोग जो है पंचषष्ठ पढ़ते हैं, तो हमें पंचाष्टौ पे ही चलना है। तो 5 8 7 और 10, और इनको किसके साथ सेवन करना है? मधु और घृत के साथ सेवन करना है। दूसरी जो विधि बचाई है आचार्य ने उसमें 3-3 पिपलियों का सेवन बताया है। 3 भोजन जीर्ण होने पर, 3 आपको बिल्कुल भोजन से पूर्व, 3 आपको बिल्कुल भोजन के पश्चात। और इनका पिपली को प्रयोग करने से पहले आचार्य ने कहा है कि इसको किंसुक क्षार की भावना देनी है, पलासक क्षार की भावना देनी है, और भावना देने के बाद आपको इसको गोघृत के अंदर भूनना है। और जब आप इसको गोघृत में भून लेते हैं उसके पश्चात इसको मधु यानी कि शहद मिश्रित करके, शहद मिला करके आपको इस रसायन का सेवन करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मात्रा आपको याद होनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेते हैं और कितने टाइम में लेते हैं, इसका जो प्रहर है, इसका जो काल है, वो काल भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आती हैं पिपली रसायन में से। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि कौन सी व्याधियां ऐसी हैं जिनके अंदर पिपली रसायन का प्रयोग करते हैं। तो एक तो जो है वो हमने वात बलासक ज्वर बताई है। एक हमने आपको कहा है विषम ज्वर के अंदर भी पिपली का प्रयोग करते हैं। बाकी आपके जो काश, क्षय, शोष वगैरह, श्वास वगैरह, ये जो रोग हैं इनके अंदर भी पिपली रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको आप चाहें तो वो रोग का पूरा एक चार्ट बना लें और उस चार्ट के हिसाब से आप उसको लिख लें। अदरवाइज अगर आप किसी स्थिति में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें याद कर सकें, तो कम से कम आपको वात बलासक ज्वर और विषम ज्वर ये दोनों याद होने चाहिए। तो पिपली का ही क्योंकि आचार्य बता रहे थे, तो पिपली रसायन के तुरंत बाद आचार्य ने फिर जिस रसायन का वर्णन किया है वो है वर्धमान पिपली रसायन। तो पिपली, कुछ लोग इसको वर्धमान पिपली रसायन कहते हैं, कुछ लोग इसको पिपली वर्धमान रसायन कहते हैं। दोनों ही जो है वो पाठ में लिखे हुए हैं। तो पिपली वर्धमान रसायन, पिपली वर्धमान रसायन में आचार्य ने क्या कहा है? पिपली वर्धमान रसायन में आचार्य ने कहा है आपको कितनी पिपली लेनी है? आपको 10 पिपली से शुरू करना है। तो प्रारंभ कहां से करना है? पहली चीज प्रारंभ कितनी पिपली से करना है? 10 पिपली से करना है। ये जो पूरा योग बताया है आचार्य ने पिपली वर्धमान रसायन का, ये योग कितने दिन का बताया है आचार्य ने? ये आचार्य ने बताया है 10 दिन का। तो इसमें समयावधि, दूसरी चीज समयावधि कितनी होती है इस रसायन के लिए? 10 दिन की होती है। ये आपको याद होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, प्रतिदिन आपको कितने बढ़ाने हैं, कितने इंक्रीज करने हैं प्रतिदिन? 10 पिपली आपको प्रतिदिन बढ़ानी है। 10 पिपली प्रतिदिन आपको बढ़ानी है। तो 10 पिपली से प्रारंभ किया है आपने, 10 दिन तक आपको इसको लेना है और प्रतिदिन 10 पिपली आपको बढ़ानी है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जब आप 10वें दिन पर जाएंगे, यानी कि पहले दिन आपने डे 1 आपने 10 पिपली ले ली, डे 2 20, डे 3 30, डे 4 40 और डे 10 आप इसी तरीके से आ जाएंगे 100 पिपली। करेक्ट। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आई, उसके बाद आपको इनका क्या करना है, उसको उसी हिसाब से, उसी रेशियो में आपको इनको रिड्यूस करते हुए जाना है, उसी रेशियो में आपको इनको कम करते हुए जाना है। और जब आप इनको कम करेंगे तो 19वें दिन जाकर के आपके पास वापस 10 पिपली बच जाएगी। यानी कि कितने दिन का ये योग हुआ? तो समयावधि जो है वो कितनी हुई? 10 दिन प्लस 9 दिन। 9 दिन कौन से? कि 10 दिन तो हमने इसको बढ़ाया और वापस फिर हम जो 11वां दिन है उसमें हमने 10 कम कर दी, 90 कर दी 11वें दिन में। 12वें दिन में हम 80 पर आ गए, 13वें दिन में हम 70 पर आ गए, 14वें दिन में हम 60 पर आ गए, 15वें दिन में हम 50 पर आ गए, 16वें दिन में हम 40 पर आ गए, 17वें दिन में हम 30 पर आ गए और 18वें दिन में हम 20 पर आ गए और 19वें दिन में हम वापस 10 पर आ गए। करेक्ट। तो ये कितने समयावधि का योग हुआ? ये 10 दिन हमने इसको बढ़ाया है, 10 दिन तक हम इसको बढ़ाते गए हैं और 9 दिन तक हमने वापस इसको कम किया है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज हो गई कि इसकी टोटल अवधि कितनी हो गई? टोटल अवधि हो गई
19 दिन की। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। 10 दिन हमने बढ़ाने में और 9 दिन हमें लगे इसको घटाने में। तो 10 दिन की समयावधि में अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या हुई, बढ़ते हुए क्रम में हमने एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी पिपली का सेवन किया। तो एक दिन में सबसे ज्यादा हमने 10वें दिन 100 पिपली का सेवन किया। हमने 10वें दिन 100 पिपली का सेवन किया है। ये इसकी मैक्सिमम मात्रा हो गई। तो मैक्सिमम मात्रा किस दिन होगी, 10वें दिन होगी। मैक्सिमम मात्रा कितनी पिपली की होगी, 100 पिपली की होगी। और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण निकल के आती है कि जब सारी पिपली हम कंक्लूड कर देते हैं, सब मिला देते हैं, सारी पिपलियों का जो टोटल मिला देते हैं, तो टोटल कितनी पिपली हमारे पास बचती है, टोटल कितनी पिपली की संख्या हो जाती है। तो टोटल ये हो गई 550 बढ़ते क्रम में, 450 घटते क्रम में। तो टोटल आपके पास हो गई 1000 सहस्त्र पिपली। यानी कि टोटल आपने वर्धमान पिपली रसायन में कितनी पिपलियों का सेवन किया है, 1000 पिपली का सेवन हुआ है। और 1000 पिपली यानी कि 10 बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद फिर 10-10 घटते हुए क्रम में। तो टोटल हमें दिन लगे 19। टोटल हमें वर्धमान पिपली पिपली वर्धमान रसायन के लिए कितने दिन लगे, 19 दिन लगे। 19 दिन में टोटल पिपली की संख्या कितनी हो गई, 1000 पिपली की संख्या हो गई। ये महत्वपूर्ण चीज है इस रसायन से संबंधित जो आपको याद होनी चाहिए। और अधिकतम संख्या किस दिन लिया आपने, 10वें दिन ली। कितनी पिपली की ली, 100 पिपली की संख्या में ली। अब आचार्य इसके बाद कहते हैं कि ये तो हो गया क्रम, जिस क्रम में आपको पिपली लेनी है। अब ये जो पिपली लेनी है तो इसका अनुपान क्या है, इसका अनुपान हो गया गोदुग्ध, यानी कि इसको गोदुग्ध के साथ लेनी है। तो अगली जो चीज हो गई हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो हो गया अनुपान। यानी कि किसके साथ आपको पिपली का सेवन करना है, गोदुग्ध के साथ। तो गोदुग्ध की मात्रा भी जिस हिसाब से आप पिपली बढ़ाएंगे उसी हिसाब से गोदुग्ध की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जिस हिसाब से आप पिपली कम करेंगे उसी के हिसाब से गोदुग्ध की मात्रा भी कम होती जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि इस टाइम आपको जीर्ण होने पर इस रसायन का सेवन किया आपने, जब औषध जीर्ण हो गई तो जीर्ण होने के बाद में आपको गोदुग्ध प्लस घृत साठी चावल के साथ मिक्स करके भोजन में लेना है। तो इसका भोजन क्या हो गया, गो दुग्ध प्लस घृत और साठी चावल। ये आपको भोजन के रूप में ग्रहण करना है। तो ये इसमें से कुछ जो चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आई हैं, वो इसमें से मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद में इसी से संबंधित ये आपकी महत्वपूर्ण चीज हो गई एक, कि आपको प्रारंभ कितने से करना है, 10 पिपली से करना है। समयावधि कितनी हो गई, 10 बढ़ते क्रम में, 9 घटते क्रम में, टोटल 19 दिन के हो गए। प्रतिदिन कितनी मात्रा आपको बढ़ानी है या घटानी है, 10 पिपली की। उसके बाद में चौथी चीज महत्वपूर्ण हो गई कि इसका अनुपान हमें क्या रखना है, किसके साथ लेनी है, गोदुग्ध के साथ लेनी है। और पांचवी चीज महत्वपूर्ण हो गई कि उस टाइम पे हमें गोदुग्ध प्लस घृत इसके साथ साठी चावल का सेवन करना है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है इसमें से कि ये जो पिपली आप ले रहे हैं, तो आचार्य ने कहा है बलवान पुरुष को अलग तरीके से, मध्य बल वाले पुरुष को अलग तरीके से और हीन बल वाले पुरुष को अलग तरीके से। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। हम इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे इस पेज को यूज कर लें कि जो ये जो 10 पिपली का योग आचार्य ने बताया है, 10 पिपली का जो सेवन है, ये आचार्य ने बताया है जो व्यक्ति जिनका वृद्ध बल है, जो बलशाली व्यक्ति हैं। तो बलशाली व्यक्ति जो है इसको किसके रूप में ले, कल्प के रूप में ले। पहली चीज कि बलवान व्यक्ति जो है वो इस पिपली का सेवन कल्प के रूप में करे, यानी कि पिपली का कल्प बनाए और कल्प के रूप में इसका सेवन करे। तो ये किसके लिए आचार्य ने बताया है, ये बताया है बलवान पुरुष के लिए। और जो मध्य बल वाला पुरुष है, जो मध्य बली है, वो इसको किस रूप में लेना चाहिए, उसको कषाय के रूप में लेना चाहिए। वो किस रूप में लेगा इसको, कषाय के रूप में। तो कषाय किसको लेना है या श्रत किसको लेना है, वो लेना है मध्य बल मध्य बल में, मध्य बल में। और तीसरी चीज आचार्य ने कहा हीन बल वाले पुरुष को। तो हीन बल वाला जो पुरुष है वो इसको किस रूप में लेगा, चूर्ण के रूप में। तो चूर्ण हीन बल, चूर्ण लिया हीन बल में। तो बलवान पुरुष जो है वो कल के रूप में इसका सेवन करे, वर्धमान पिपली वर्धमान रसायन का।
जो मध्य बल वाला पुरुष है वो कसाय के रूप में इसका सेवन करे, कसाय, और जो हीन बल वाला है वो इसको चूर्ण के रूप में सेवन करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ बलवान, मध्य और हीन बल वाले के साथ मात्रा का भी आचार्य ने वर्णन किया है। तो जो हम मात्रा बता रहे थे, जो मात्रा हमने आपको 10 की बताई थी, तो 10 क्या है, इसकी श्रेष्ठ मात्रा मानी जाती है। ये 10 क्या हो गई, ये 10 इसकी अगर मात्रा की बात करें तो ये 10 मात्रा जो है वो श्रेष्ठ मात्रा हो गई। अब इसकी मात्राओं को भी हम अलग अलग कर दें। 10 पिपली श्रेष्ठ मात्रा, 10 पिपली क्या हो गई, इसकी श्रेष्ठ मात्रा हो गई। और इसकी जो मध्यम मात्रा है वो मध्यम मात्रा इसकी हो गई 6 पिपली की। तो 6 पिपली इसकी हो गई मध्यम मात्रा। और तीसरी इसी हिसाब से इसकी हीन मात्रा निकल करके आ जाती है। तो हीन मात्रा इसकी कितनी हो गई, 3 पिपली की। तो आप इसका भी टोटल करेंगे 19 ही मिलेगा आपको। तो श्रेष्ठ जो मात्रा है वो 10 पिपली, जो मध्य मात्रा है वो 6 पिपली, और जो हीन मात्रा है वो हो गई 3 पिपली की मात्रा। तो ये जो है ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो पिपली वर्धमान रसायन में जो चीजें हमें महत्वपूर्ण मिली वो हमने नोट करी। एक, इसको प्रारंभ हमें 10 पिपली से करना है। दूसरा, इसकी अवधि जो है वो 19 दिन की होती है, ये हमें याद रखना है। तीसरा, इसको बढ़ते और घटते क्रम में 10-10 पिपली बढ़ानी या घटानी है। उसके बाद में टोटल हमें इसको 10 दिन तक लेके जाना है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने 19 टोटल समयावधि कही है, लेकिन ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलने हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद ही हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये जो बढ़ना है वो 10 दिन तक ही बढ़ना है, उसके बाद फिर उसको घटाना है। तो ये 10 दिन भी आपको याद होनी चाहिए, और टोटल कितनी समयावधि है ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसको किसके साथ लेना है, गोदुग्ध के साथ लेना है। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आपको भोजन जो है साठी चावल का लेना है, गोदुग्ध और घृत के साथ। अगली जो महत्वपूर्ण बात हो गई वो हो गई कल्प की, कि आचार्य ने क्या कहा है, बलवान पुरुष है वो कल्प के रूप में इसका सेवन करे, जो मध्य बल वाला पुरुष है वो कसाय के रूप में इसका सेवन करे, श्रत के रूप में सेवन करे, और जो हीन बल वाला है वो चूर्ण के रूप में इसका सेवन करे। मात्रा भी आचार्य ने बताई है, श्रेष्ठ मात्रा जो है वो 10 पिपली की हो गई, मध्यम मात्रा जो है वो 6 पिपली की हो गई, और इसकी जो हीन मात्रा है वो 3 पिपली की हो गई। ये आचार्य ने योग के संबंध में आपके पास नोट्स में कंक्लूडेड ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसके लाभ क्या क्या है, क्या क्या ये लाभ करती है, भ्रंगण है, स्वर भेद में ये फायदा करती है, ये वायस्थापन आचार्य ने इसको कहा है, इसको प्लीहा और उदर रोग, ये एक विशेष चीज है, इसको आपको फिर भी लिखना चाहिए कि प्लीहा और उदर रोग इसकी इसके जो लाभ हैं उसमें आचार्य ने विशेष रूप से बताए हैं। तो प्लीहा और उदर रोग, प्लीहा में और उदर रोग में ये फायदा करती है। और उसके बाद आप व्यवस्थापन आचार्य ने बताया है, मेधा बताया है, इसको बाकी सब चीजें हैं तो वो आपको साथ में लिखनी है, याद करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर उसी चीज पे आते हैं कि आपको उसमें से भी महत्वपूर्ण निकालना है, तो इसमें से महत्वपूर्ण निकल के आता है प्लीहा और उदर रोग, जो आपको याद होना ही होना चाहिए। तो ये पिपली के संबंधित हमने कहा। आपको पिपली में आपको कितने रसायन मिले, पिपली में आपको 3 रसायन मिले हैं, 2 पिपली रसायन आपको मिले हैं, और तीसरा आपको पिपली वर्धमान रसायन मिला है। अब हम चलते हैं अगले रसायन पे, और अगला रसायन आचार्य ने जो बताया था वो बताया था त्रिफला रसायन। तो त्रिफला रसायन में भी आचार्य ने कितने योग बताए हैं, त्रिफला रसायन में भी आचार्य ने पूरे 4 योग हमें बताए हैं। तो वो 4 योग कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनको हमें लेना है वो हम इसको देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आ गया वो आ गया त्रिफला रसायन का। अगला है त्रिफला रसायन, करेक्ट। तो त्रिफला रसायन में आपको क्या क्या चीजें विशिष्ट हैं, आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वो आपको देखनी है। तो सबसे पहला जो त्रिफला योग में आचार्य ने अलग अलग नहीं बताए, त्रिफला योग ही, त्रिफला रसायन ही सबको कहा है, त्रिफला रसायन उत्तमम, त्रिफला रसायन उत्तमम। तो आपको याद होना चाहिए, एक याद करने के पर्पज से हम उसमें लिख देते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रथम जो त्रिफला रसायन आचार्य ने बताया है, प्रथम त्रिफला रसायन, हम क्योंकि सबसे पहले बताया इसलिए हम उसको प्रथम त्रिफला रसायन कह देते हैं। तो आचार्य ने कहा कि जब भोजन पच जाए, जैसे हमने आपको पिपली में भी 3-3 पिपली का जो योग बताया था पिपली रसायन में, उसी तरीके से आचार्य ने यहाँ भी काल दिए हैं, वही 3 काल आचार्य ने दिए हैं। सबसे पहले जब आपका भोजन आपने ग्रहण किया है, वो भोजन आपका बिल्कुल पच जाता है,
तब आपको लेना है एक हरितकी, तब आपको हरितकी लेनी है एक। तो ये संख्या भी आपको याद होनी चाहिए कि एक हरितकी का सेवन और कब करना है। पहली चीज, भोजन पचने पर, भोजन जीर्ण होने पर या भोजन पचने पर। तो भोजन पचने पर आपने क्या ले लिया, एक हरितकी ले ली। और उसके बाद जब भोजन आप कर रहे हैं तो उस भोजन करने से बिल्कुल पहले, भोजन करने से पूर्व आपको क्या लेना है, भोजन से पूर्व आपको विभीत की, बहेड़ा, ये कितना लेना है, इससे दुगनी मात्रा कर दो आप, एक से दुगनी मात्रा कर दी। और तीसरा जो काल बताया आचार्य ने वो है भोजन करने के पश्चात। तो भोजन जब आप कर लेंगे उसके पश्चात, तो पश्चात में कितनी मात्रा हो गई, किसकी मात्रा हो गई, सबसे पहले आम्ल की, और आम्ल की कितनी मात्रा हो गई, फिर हम इसका डबल कर लेंगे 4। तो एक हरित की, 2 विभित की और 3 आम्ल की, ये त्रिफला बन गया। इस त्रिफला को अलग अलग रूप में सेवन करना है। तो पहली चीज जो इसमें से निकल करके आती है कि वो त्रिफला रसायन जिसमें तीनों कंटेंट को अलग अलग लेना है, तीनों कंटेंट को एक साथ नहीं लेना है। पहली चीज, पहला त्रिफला रसायन जिसमें हरित की अलग लेंगे, विभित की अलग टाइम पे लेंगे और आम्ल की अलग समय पे लेंगे, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी चीज, इनकी मात्रा कितनी है, इनकी मात्रा उत्तरोत्तर दुगनी होती जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकी मात्रा उत्तरोत्तर यानी हरितकी से विभितकी दो गुना और विभितकी से आम्ल की 2 गुना, तो इनकी दुगनी मात्रा होती जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी, इसकी अवधि कितनी है, कितने टाइम तक आपको इसको लेना है, तो ये आपकी हो गई 1 वर्ष, संवत्सरांत, यानी 1 वर्ष आपको 1 वर्ष तक इसका सेवन करना है। दूसरा जो आचार्य ने रसायन बताया है, ये तो हो गया पहला त्रिफला रसायन, करेक्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिफला रसायन की। तो जो दूसरा त्रिफला रसायन आचार्य ने बताया है उसमें उन्होंने बताया है त्रिफला कल्क। ये भी महत्वपूर्ण रसायन है, आपको याद होना चाहिए कि इसमें हमें त्रिफला का क्या करना है, हमें कल्क बना लेना है, त्रिफला का कल्क बना लेना है, यानी कि पिस्टी बना लेनी है। तो इसकी इसकी जो पिस्टी बना ली, पिस्टी बना करके हम कोई लोहे का पात्र लेकर के आए और लोहे का पात्र ला करके उस लोहे के पात्र में उस पिस्टी को हमने या उस कल्क को हमने लेप कर दिया। तो दूसरा इसमें क्या करना है, लोहे के पात्र में लेप करना है, अयस पात्र, अयस पात्र और अयस पात्र में इसका लेप करना है। और लेप करके इसको छोड़ना कितनी देर है उस लेप को, तो आचार्य ने कहा है 1 अहोरात्र। इसके लिए आचार्य ने क्या कहा है, 1 अहोरात्र, यानी कि एक दिन, एक दिन पूरा हो गया, एक दिन आपको इसको पड़े रहने देना है, लोहे के पात्र में रहने देना है। और उसके बाद फिर आचार्य ने कहा है मधु और जल, उदक, मधु और जल, इसके साथ इसको मिला करके, मधु प्लस जल, इसके साथ इसको मिला करके और इसका सेवन करना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। दूसरा जो त्रिफला रसायन है उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। इस एक लाइन में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसके अंदर सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा कि त्रिफला आपको लेना है, उसका कल्क बनाना है, कल्क बनाने के बाद उसको अयस पात्र में लेप करना है, लेप 1 दिन तक रहना चाहिए, उसके बाद उसको मधु और जल मिला करके लेना है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक लाइन लिखेंगे तो आप इस रसायन के बारे में ऑलमोस्ट जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी की सारी समझ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय त्रिफला रसायन में। तो जो तीसरा त्रिफला रसायन आचार्य ने बताया है उसमें त्रिफला के साथ आचार्य ने कुछ कंटेंट्स और बताए हैं, कुछ द्रव्य और बताए हैं। तो सबसे पहला आचार्य ने क्या बताया है, मधुक, मुलेठी, मुलेठी। और मुलेठी के साथ आचार्य ने क्या दिया है, मुलेठी के साथ आचार्य ने दिया है वंशलोचन। मुलेठी के साथ क्या हो गया, वंशलोचन, तुगाक्षरी जिसको आचार्य ने बोला था, वंशलोचन। और वंशलोचन के साथ में फिर आचार्य ने क्या दिया है, पीपर। उसके बाद क्या हो गया, वंशलोचन के बाद क्या हो गया, पीपर, पिपली। उसके बाद वही मधु और घृत, उसके बाद क्या हो गया, मधु हो गया, मधु के साथ घृत हो गया। और अंतिम आचार्य ने जो इसके साथ बताया था
वो बताया था सीता यानी कि मिश्री। इसके साथ क्या होता है, मिश्री। और मिश्री के साथ किसका प्रयोग करना है वो हमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये सारे कंटेंट किसके साथ मिलाने हैं, त्रिफला के साथ। तो त्रिफला, तो जब त्रिफला रसायन का सेवन कर रहे हैं तो आपको त्रिफला को नहीं भूलना है, क्योंकि इनके साथ, इन कंटेंट के साथ आपको त्रिफला का भी सेवन करना है, त्रिफला का भी प्रयोग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कंटेंट हो गए तीसरे त्रिफला रसायन के अंदर। तो तीसरे त्रिफला रसायन में कितने हो गए, 7 कंटेंट हो गए। दूसरे त्रिफला रसायन में 1 2 अयस्क पात्र हो गया, और मधु और जल, ये 4 कंटेंट हो गए। और इसमें ये 3 कंटेंट हो गए, पीपर, मधु, घृत, मिश्री और त्रिफला। इनका आपको सेवन करना है। तो ये जो रसायन बताया है ये आचार्य ने, ये तीसरा रसायन बताया है। और जो अंतिम रसायन, जो चौथा त्रिफला रसायन आचार्य ने वर्णन किया है, उस चौथे त्रिफला रसायन में भी अलग आचार्य ने कंटेंट दिए हैं, लेकिन जो सबसे पहला कंटेंट आचार्य ने बताया वो बताया सर्वलोह का। तो सर्वलोह यानी कि सभी प्रकार के लोह धातु, लोह से मतलब धातुएं हो गई। लेकिन इस सर्वलोह में भी आचार्य ने स्वर्ण को इंक्लूड नहीं किया है, स्वर्ण का आचार्य ने अलग से वर्णन दिया है। तो इसके बाद में क्या हो गई, स्वर्ण भस्म हो गई। इसके बाद जो अगला है वो स्वर्ण भस्म। और उसके पश्चात आचार्य ने कंटेंट दिया है वचा। उसके बाद क्या दिया है आचार्य ने, वचा। और उसके बाद हम एज इट इज हम क्या निकाल लेंगे, मधु और घृत। यहां से एज इट इज ले लेंगे, मधु मधु प्लस हमारे पास आ गया घृत। और जो अगला जो कंटेंट है वो हमारे पास हो गया विडंग। अगला हमने जो कंटेंट लिया वो कंटेंट कौन सा लिया, विडंग का। और फिर हमने इसी में से ये पिपली ले लिया, पीपर। इसमें से क्या लिया हमने, पिपली ले लिया। और पिपली के साथ एक कंटेंट हमने और लिया जिसको आचार्य ने कहा लवण। तो लवण में हम क्या लेंगे, जब लवण का निर्देश नहीं है तो हमने क्या लिया, सेंधा नमक। लवण का जब निर्देश नहीं हो तो फिर क्या हमें मिला, सेंधा नमक। और सेंधा नमक के साथ ये सारे कंटेंट के साथ मेन कंटेंट हमें लेना ही लेना है, और वो है त्रिफला। तो मेन कंटेंट हमारा हमारे साथ रहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। तो जो अगला जो हमने कंटेंट लिया वो क्या, कौन सा लिया, त्रिफला लिया है, करेक्ट। तो सभी प्रकार के लो हो गए हमारे पास स्वर्ण भस्म हो गई, हमारे पास वचा हो गई, हमारे पास मधु हो गया, हमारे पास घृत हो गया, हमारे पास बिडंग हो गई, हमारे पास पिपली हो गई, हमारे पास सेंधा नमक हो गया, और त्रिफला हो गया। तो ये जो कंटेंट है ये चतुर्थ लोह रसायन के कंटेंट है। और चतुर्थ लोह रसायन के लिए आचार्य ने मेधा, स्मृति, बल, प्रदा, वो हमने पहले भी बात करी थी, हमारे डेमो क्लास में भी बात करी थी कि ये इस चतुर्थ जो है त्रिफला रसायन, इसके लिए आचार्य ने मेधा, स्मृति, बल, प्रदा कहा है कि ये मेधा को, स्मृति को, बल को बढ़ाने वाला जो है वो रसायन होता है। तो ये 4 जो हैं वो त्रिफला रसायन आचार्य ने वर्णन किए हैं, बताए हैं। तो ये हमारा जो आज की जो मेन क्लास थी उसके जो कंटेंट थे उसमें से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण निकल करके आ रही हैं वो हमने समझने की कोशिश की। और अब तृतीय पाद का जो अंतिम हमारा पार्ट है वो हम फिर अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।